नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि चाइना आए दिनों किसी नए कंट्री की ज़मीन को हड़प लेता है, चाहे चोरी छुपे, अतिक्रमण या फिर युद्ध की धमकी देकर। अभी हम देख रहे हैं कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है अपनी सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जहाँ श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका को उसने इतना कर्जा दे दिया है कि श्रीलंका उसका अपोज नहीं कर सकता। पाकिस्तान ऑलरेडी भिखारी कंट्री है और वो सारा कर्जा ऑलरेडी ले चुका है। तो इंडिया को वो चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना, म्यांमार, नेपाल, भूटान, इन सब के साथ उसका जमीनी विवाद चल रहा है। तो ये जो एक्सपेंशन पॉलिसी है चाइना की, वो अभी कभी की नहीं है। अगर कुछ लोग जो सोच रहे हैं इंटेलेक्चुअल कि चाइना की जो एक्सपेंशन पॉलिसी अभी रिसेंटली से स्टार्ट हुई है, ये अभी से नहीं, ये बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है। एक बार नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि वह एक दैत्य है जो अभी सो रहा है, उसको जगाओ नहीं, जैसे वो जगेगा तो आतंक फैलाएगा। तो नेपोलियन की वो भविष्यवाणी 200 साल बाद अब सच साबित हो रही है। तो चाहे चाइना में राजवंश रहा हो या गणतंत्र रहा हो या अब साम्यवाद, अभी जो चल रहा है वो कम्युनिज्म चल रहा है, साम्यवाद रहा हो, हर शासन काल में उसने अपनी ताकत के बल पर अपने देश की बाउंड्री को बढ़ाया है, विस्तार दिया है। तो ये जो कहानियां जो एक्सपेंशन पॉलिसी की हैं, ये बहुत पुरानी हैं। प्राचीन चाइना, जब से चाइना का उदय हुआ था, ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व किन वंश के दौरान में ये चाइना का स्थापित हुआ था। उसके बाद से ये एक्सपेंशन कंटिन्यूसली कर रहा है और एक्सपेंड होते होते आज की डेट में इतना बड़ा हो गया है। तो जो 1949 में माओ से तुंग की सरकार बनी थी, तो ये जो एक्सपेंशन पॉलिसी है बहुत ज़्यादा उग्र हो गई थी। और माओ का मानना था कि जो सत्ता है ना, वो बंदूक की नली से निकलती है। और उसने उस टाइम पे चाइना के जितने भी देशवासी थे उनको ये कन्विंस किया था कि हमारे जो प्राचीन चाइना की जहाँ जहाँ तक बाउंड्री थी, वहाँ तक हमारी ये पीएलए के दम पर हम अपनी बाउंड्री का एक्सपेंशन करेंगे। तो इस चाइना की जो एक्सपेंशन पॉलिसी है वो सबसे ज़्यादा उग्र हुई 1949 के बाद। उससे पहले तो जो हुई थी राजवंशी, जब राजवंश का टाइम था, उस टाइम तो उनने इतना ज़्यादा एक्सपेंशन किया था कि एक बार चाइना की जो बाउंड्री है वो कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मंगोलिया, फिलीपींस और सोमालिया तक चली गई थी। पर धीरे धीरे वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हुई। और जब ये किन वंश का शासन स्टार्ट हुआ 220 सन में, तो तब से इसका जो एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ वो बहुत ज़्यादा उग्र हो गया। जैसे ये 1949 जैसे धीरे धीरे बढ़ा, राजवंश बढ़ा, फिर साम्यवाद आ गया, जैसे कम्युनिज्म आया। जब माओ की सरकार, मैं बता रहा हूँ 1949 में जब माओ की सरकार बनी, तो माओ का कहना ही यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, क्योंकि वो कहते हैं कि उसका मानना था कि ये पॉपुलेशन है दैट कैन लिबरेट दी नेशन। तो नेशन की जो प्रोग्रेस है वो पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। और दूसरी, अगर हमें सत्ता हासिल करनी है तो बंदूक की नली से ही सत्ता हासिल की जा सकती है, उसका यह मानना था। तब से चाइना छल कपट अतिक्रमण करके धीरे धीरे अपने बाउंड्री का एक्सपेंशन करता आ रहा है। तो चाइना के टोटल जो पड़ोसी देश है, अगर उसके आसपास के पड़ोसी देश देखें तो टोटल 16 कंट्री हैं जिनके साथ में वो बॉर्डर शेयर करता है। इसमें 14 कंट्री के साथ में लैंड बॉर्डर शेयर करता है और 2 कंट्री के साथ, जो इंडोनेशिया और जापान है, उनके साथ में सी बॉर्डर शेयर करता है। तो उसकी एक्सपेंशन पॉलिसी से ये 14 कंट्री तो परेशान है ही हैं। इनके अलावा 8000 किलोमीटर दूर अमेरिका में भी एक हवाई द्वीप पर वो कब्जा अपना मतलब दावा ठोकता है। वो कहता है कि उसके पूर्वज, उसके नाविक ये कोलंबस से पहले अमेरिका को खोज लिए थे। और जो मैक्सिको जो उनका राज्य है, उसकी चट्टानों पे बने हुए चित्र इसके प्रमाण हैं। तो उसमें कुछ चित्र हैं जो चाइनीज पुरानी एंशिएंट चाइनीज हिस्ट्री से थोड़ा बहुत मेल खाते हैं। तो उसकी वजह से उस हवाई द्वीप पर भी अपना
चाइना दावा करता है। इसके अलावा जो चाइनीज जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि यूरोप की खोज से पहले चाइना के नाविक ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए थे। तो आप सोचो ये कहाँ तक ये एडवांस सोच रखते हैं। तो इनके हिसाब से ये 14 जो कंट्री आसपास की जो उनकी नेबर कंट्री है उनकी लैंड पे तो वो दावा करते ही करता है। इसके अलावा वो यूरोप और अमेरिका में भी कुछ हिस्सों पे दावा कर रहा है और वो कहता है कि इन फ्यूचर हम अपने बल पर इन सारे जो हमारे जो पूर्वजों की जो जगह थी उनको हम हासिल कर लेंगे। तो देखा कितना मतलब मास्टरपीस प्लान है चाइना का और तब से वो धीरे धीरे एक्सपेंशन कर रहा है। ये तो छोटे छोटे कंट्री है, नेपाल, भूटान, इनको तो जब चाहे तब खा के फेंक देगा। उसके लिए जो सबसे बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है सेंट्रल एशिया में वो है इंडिया। और इंडिया को कैसे भी वो लिबरेट करने की कोशिश कर रहा है, कैसे भी करके इसको घेर कर लिबरेट कर लिया जाए। अगर इंडिया को वो लिबरेट कर गया तो सेंट्रल एशिया में उससे फिर रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि रसिया के साथ में उसका पहले कन्फ्लिक्ट हो चुका है और तब से समझौते में वो लोग चल रहे हैं। अभी उनकी मित्रता है आपस में। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी को अगर समझने की कोशिश करें तो उनके इतिहास में जाना पड़ेगा। तो चलते हैं 220 ईसा पूर्व, जब किन वंश में इस संगठित चाइना की स्थापना हुई थी। तो उसी दौरान जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है तो ये किन वंश के शासन काल के दौरान में ही ये बनी थी। 2 ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व ये जो ग्रेट वॉल चाइना का निर्माण हुआ था। उसके बाद में जब हान वंश का शासन आया तो हान वंश के दौरान में जो चाइना की जो सीमाएं हैं वो एक्सपेंड कर गई। कोरिया, वियतनाम, मंगोलिया, सोमालिया और ये तुम्हारा सुमात्रा तक उनकी बाउंड्रीज एक्सपेंड कर गई। फिर जब ये हान वंश का शासन खत्म हुआ उसी के बाद में ये 1368 में मिंग राजवंश में चीन की जो सीमा बढ़ाने के लिए उनने क्या किया कि समुद्र के रास्ते लड़ाइयां स्टार्ट की। तो 1405 में इसी जो मिंग राजवंश का एक सेनापति जिसका नाम था चांगो, वो 62 युद्ध पोतों के साथ में फिलीपींस, कंबोडिया, ब्रुनोई, बर्मा, मलाया, जावा और सुमात्रा इन कंट्रियों को टारगेट किया। तो उनको प्रलोभन दिए कि अगर तुम चाइना के अधीन हो जाओगे तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। तो कुछ कंट्री तो प्रलोभन में उनके अधीन हो गए और कुछ को उसने फोर्सफुली अपने अधीन कर लिया। तो ये सारे जो स्मॉल कंट्री थे उसके चारों तरफ उनको उनने 1405 सन में ही अपने अधीन कर लिया। फिर जब वो सेंट्रल एशिया में धीरे धीरे जब ये बढ़ा तो सेंट्रल एशिया में रूस था और उस समय जो रूस था वो सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन बहुत पावरफुल एक यूनियन थी। तो जब सेंट्रल एशिया में इसका इन्फ्लुएंस बढ़ा तो रसिया से इसका सामना हो गया। जब रसिया से आमना सामना हो गया तो 1652 में रसिया के साथ ये युद्ध हुआ और बहुत भयानक युद्ध हुआ जिसमें कि चाइना को हार का सामना करना पड़ा। उसके 500 से लेकर 600 सैनिक मारे गए, जबकि वहीं सोवियत यूनियन के ओनली 100 सैनिक शहीद हुए थे। तो उसके बाद से 40 साल तक रसिया के साथ में उनका ये टेंशन चला। फाइनली 1689 में दोनों के बीच में समझौता हुआ और समझौते के बाद चाइना क्या है ना सिमट के बैक आ गया, वरना वो सेंट्रल एशिया की तरफ अपने पांव बढ़ा ही चुका था। उसके बाद क्या हुआ, जब उसने देखा कि बर्मा जो कि छोटा सा कंट्री है जो कि उसके हाथ से निकला जा रहा था, तो उसने क्या किया कि सबसे जैसी 18वीं शताब्दी स्टार्ट हुई 1700 सन के बाद में, तो सबसे पहले उसने पूर्वी तुर्किस्तान जिसको वो अपना सिंजियान प्रांत बोलता था उस पर कब्जा किया। उसके तुरंत बाद 1765 से लेकर 1769 तक इन टोटल जो 4 साल में 4 बार बर्मा पे अटैक किया। तो बर्मा ने फाइनली सरेंडर कर दिया उसके सामने, तब से बर्मा उसके अधीन चला गया। तो उस समय जब ये सारा था तो राजवंशी चल रही थी चाइना में। तो उस समय जो राजवंश जो चाइना का था वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझता था और जितने भी जो विदेशी थे उनको सबको वो नीचा समझते थे। उसी दौरान जब ये ब्रिटेन और यूरोपियन शक्तियों का उदय हुआ
तो चाइना की जो शक्तियां, जो राजवंशी शक्तियां थी, वो कमजोर पड़ने लगी। और जब 19 धीरे धीरे होते होते 19वीं शताब्दी आ गई, जो टाइम था 1911, 1911 में चाइना सबसे दुर्लभ, जैसे कहते हैं दुर्बल, बहुत ही ज्यादा वीक कंट्री हो गया। और जैसे ही माओ सत्ता में आया 1949 में, उसके बाद से इसकी जो एक्सपेंशन पॉलिसी है बहुत ही ज्यादा उग्र हो गई, बहुत ही ज्यादा उग्र हो गई। जो आज हम देख रहे हैं वो माओ की सरकार के द्वारा बनाया गया फाउंडेशन था। उसके बाद से चाइना में ये साम्यवाद आ गया, कम्युनिज्म आ गया। और चाइना कभी भी रिपब्लिक में बिलीव नहीं करता, जैसे ये वोटिंग राइट वगैरह में बिलीव नहीं करता। वहाँ साम्यवाद चलता है। जो एक बार वहाँ राष्ट्रपति बन गया वो आजीवन राष्ट्रपति रहता है। तो वहाँ एक तरह से कहा जाए कि डिक्टेटरशिप जैसी सत्ता है। वहीं चाइना से ही एक हिस्सा जो अलग हुआ था 1949 में, जब वहां विद्रोह हुआ, तो उसमें से कुछ हिस्सा जो सेपरेट हुआ, जहां पे प्रॉपर गणतंत्र है, प्रॉपर तरीके से इलेक्शन चलता है और हर 5 इयर्स में वहां सरकार चेंज होती है, वो है ताइवान। अब ताइवान को भी वो अपना एक विद्रोही प्रांत बोलता है और ताइवान को कब्जे आने के चक्कर में घूम रहा है। पर प्रॉब्लम उसके साथ ये है, अगर ताइवान पे वो डायरेक्ट आर्मी से अटैक करता है तो उस कंडीशन में उसको बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ेगा, क्योंकि ताइवान जो है वर्ल्ड का सबसे लीडिंग चिप प्रोड्यूसर कंट्री है। तो जितने भी चिप आते हैं जिनसे हम एडवांस वार हेड यूज करते हैं, जैसे मिसाइल रॉकेट्स वगैरह में चिप लगती है, उनके साथ कंप्यूटर में भी हम चिप यूज करते हैं। सारी रोबोटिक्स इंडस्ट्री को चिप्स चला रही हैं, वो सारी जो चिप का लीडिंग कंट्री है वो है ताइवान। तो ताइवान पे डायरेक्ट वो वार नहीं कर सकता। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक के थ्रू वीडियो देख सकते हैं कि ताइवान के साथ में क्यों जो अटैक नहीं कर सकता है। जबकि ताइवान में अभी रिसेंटली में पिछले महीने उसने अपनी एयरफोर्स से डील भी कर दी उसकी एयर स्पेस में, और उस पर ताइवान ने कड़ा एक्शन भी लिया। उसने कहा कि अगर चाइना सोचता है डायरेक्ट वार के लिए देन वी आर रेडी, और मरते दम तक हम युद्ध करेंगे। तो हालांकि वो स्टोरी अलग है। आज का टॉपिक है चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी। तो जो चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी है, जितने भी जो कूटनीतिकार हैं और डिफेंस एक्सपर्ट हैं जो बोलते हैं कि चाइना ने ये एक्सपेंशन पॉलिसी ओनली 1949 के बाद में स्टार्ट की, वो गलत है। चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी बहुत पुराने से स्टार्ट है। ईसा पूर्व 200 से ही वो चाइना अपनी एरिया को बढ़ा रहा है। वो कोई अब अगर भारत की बात करें तो भारत में तो कहते हैं ना, भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, उनका मानना यही है। और दूसरा बात, इसने कभी भी किसी भी कंट्री पर लिबरेट नहीं किया। अगर जगह कब्जा भी ली तो कब्जा आने के बाद में जब समझौता हुआ तो वो जगह लौटा दी। और यही शुरू से भारत का जो दिल है ये इसलिए बड़ा है, हमेशा उदार रहा है। और उदारवादी नीति के चलते हुए भारत हमेशा स्ट्रगल कर रहा है, हमेशा शुरू से ही। जितने भी बाहरी ताकतें हैं वो भारत में आके ही अटैक करती है, वो भारत हमेशा से झेलता हुआ चला रहा है। पर कब तक झेलेगा? आपको इन चारों तरफ जो कंट्रियों में हो रहा है उनसे कुछ सीखना चाहिए, और सीख कर उसको इंप्लीमेंट करने की बहुत जरूरत है। और रही बात चाइना की, तो चाइना अपनी गलतियों से बहुत ज्यादा सीखता है। जब 19वीं शताब्दी में वो जब कमजोर पड़ गया, जब ये ब्रिटेन और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंडिया में भी आके उसने इंडिया को गुलाम बना लिया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और तुम्हारी जो यूरोपियन कंट्री है, ताकतें जब बढ़ी तो उस दौरान वो एकदम शांत पड़ गया। और जैसे ही 1949 का टाइम आया तो दुगनी ताकत से उठा। और आज की कंडीशन में आप देख रहे हो, 1949 में भारत भी आजाद हुआ था और पहली चाइना में भी नई सत्ता काबिज हुई थी। और 1949 से ही कंपैरिजन करके आज तक देखो चाइना कहाँ खड़ा हुआ है और आप कहाँ खड़े हुए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी उदारवादी नीति से। तो उदारवादी जो नीति आप चला रहे हो उससे निकल के थोड़ा सा ऊपर आओ। और तब जब ऊपर आओगे, जब अपनी नेशनल सिक्योरिटी को और नेशनल इंटेग्रिटी को प्राइमरी फैक्टर रखोगे, आपकी जो नेशन है उसके खिलाफ जो बोलता है उसके खिलाफ अगर कड़ा से कड़ा आप रुख अपनाओगे, और नेशनल इंटेग्रिटी जिसे हम कहते हैं कि सबको मिला जुला के चलने वाली जो भावना है उसको जागृत करने के लिए प्रयास करोगे, तो आप डेवलप करोगे और आप भी उतना ही सुपर पावर बन सकते हो जितना आज चाइना है। तो चाइना में हालांकि साम्यवाद है, आई डू एग्री विद दैट,
बट उसके साम्यवाद के अपने अलग ही बेनिफिट हैं। तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि चाइना के जितने भी लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपनी कंट्री को लेकर, और इसलिए वो अपने लेवल पे काम करते हैं। देखो जितने सारा टॉयज इंडस्ट्री से लेकर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आप ले लो, सारे पे चाइना डोमिनेशन कर रहा है, और वहां का ही सारा प्रोडक्ट ज्यादातर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है उसमें यूज हो रहा है। आप चाहे अनचाहे उनके प्रोडक्ट्स को अवॉइड नहीं कर सकते। आप अवॉइड करोगे तो फिर आप ये कंप्यूटर वगैरह आप कुछ भी नहीं चला सकते, आपके पास ऑप्शंस कम हो जाएंगे। तो इंडिया को उससे बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, और इंडिया की अपनी इंटरनल प्रॉब्लम है। इंडिया में सब अपने आप में बहुत बड़े लीडर हैं, कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, सबके अपने अपने रूल्स चल रहे हैं, कोई नेशनल इंटीग्रिटी की बात नहीं करता। चाहे जहां देखो क्याटिक सिचुएशन है, कोई देशद्रोह में लगा हुआ है तो कोई अलग अपना पैरामीटर चला रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो वोटिंग सिस्टम का है। जब तक वोटिंग सिस्टम को आप यूनिफॉर्म नहीं करोगे, यू विल सफर लाइक दिस। आप बिना टांग वाली सरकार बनाओगे, फिर आप कोई रिस्की डिसीजन ले नहीं सकते। आप रिस्की डिसीजन लोगे, आपकी सरकार चली जाएगी। यही पिछले 70 सालों से होता चला आ रहा था। अब जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आई है, दे आर हैविंग नाउ मेजोरिटी, तो वो कुछ हार्श डिसीजन ले लेते हैं। जब हार्श डिसीजन लेते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम होती है। जब लोगों को प्रॉब्लम होती है तो मोदी गवर्नमेंट का अपोज करने के बजाय वो अपने खुद के देश का अपोज करने लगते हैं, और कभी कभी ऐसे वक्तव्य बोल डालते हैं जिससे कि सीधा सीधा इंटरनेशनल का केस बनता है। और जब इंटरनेशनल का केस बनता है तो वो कहते हैं कि हाय हाय हमको मार डाला, हमारी हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबा दिया। अरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको अलाउ करती है। मतलब फ्रीडम एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अनर्गल बोल डालोगे, जो मन में आएगा ठोक डालोगे। ठीक है, और आप किसी एक पार्टी का विरोध करते करते देश का ही विरोध करने लगोगे, जो कि बहुत गलत है। ओवरऑल ये जो भावना है वो बहुत गलत है नेशनल इंटीग्रिटी के लिए। और जो कि चाइना में ये सारी जो दमनकारी चीजें, जो जितने भी ये अलगाववादी बातें हैं, उनको वो दमन कर देते हैं। क्योंकि चाइना में कोई भाई वोटिंग के लिए तुम्हारे पास दोबारा मांगने तो नहीं आएगा, क्योंकि आजीवन वही राष्ट्रपति रहना है और आपको झेलना है, आपको उसके साथ चलना है। तो लोग उसके साथ आराम से चलते हैं। और हालांकि वहां कोई लोगों के साथ जाति भी नहीं हो रही है। अगर कोई कहे कि वहां सेम सत्ता रह रही है पिछले कई सालों से, तो वहां लोगों के साथ जाति हो रही हो, तो ऐसा भी नहीं है। वो लोगों की वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं। आप वहां पे जाके देखो तो उनकी लोकल मार्केट और किसी भी जगह को आप घूमो तो आपको डेवलपमेंट क्लियर दिखाई देगा, कितना सारा डेवलपमेंट है चाइना में। तो डेवलपमेंट भी कर रहे हैं वहां के लोग, अपने देश को लेकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूट करते हैं, इसकी वजह से वो प्रोग्रेस कर रहा है। और यहाँ जैसे भेड़ चाला है कि लोग बस नौकरी, सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे रहते हैं। भाई मोदी साहब ने 25 लाख नौकरी की बात की थी, हम कहाँ हैं हमारे 25 लाख। और कुछ लोग फ्री भी के चक्कर में घूमते हैं। अरे भाई किसी ने बोल दिया हम आपको 12 सिलेंडर देंगे साल भर के, आप हमें वोट दो, तो लालच में आगे वोट देते हैं। भाई एक एक सिलेंडर एक महीने मिलेगा, अपनी लाइफ कट जाएगी। अरे इनसे लाइफ नहीं कटनी है, आपको आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। आपको देश के लिए कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। पूरे ही इंटायर सब लोगों को, हमारी पॉपुलेशन 134 करोड़ है ऑन रिकॉर्ड, बट ऑफ रिकॉर्ड ये पॉपुलेशन जाने वाली है 155 करोड़, राइट, जिसमें बहुत इलीगल लोग हैं। तो इतनी पॉपुलेशन को 155 करोड़ वैकेंसी क्रिएट करना इट्स वेरी टफ। उतनी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। जब उतनी गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू स्टार्ट योर ऑन एंटरप्रेन्योर, सम कुछ नया चीज स्टार्ट करनी पड़ेगी, दुकानें चलानी पड़ेंगी, नई फैक्ट्री स्टार्ट करनी पड़ेंगी, स्मॉल स्केल एमएसएमई के बारे में सोचना पड़ेगा, या प्राइवेट सेक्टर में भी काम करना पड़ेगा, जो इंडस्ट्री अवेलेबल है उनमें भी काम करना पड़ेगा, और ऐसे करके आपको ग्रो करना पड़ेगा। तो जो चाइना में अगर आप देखोगे तो वो टोटली गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं है। वो नहीं बैठते कि भाई गवर्नमेंट वैकेंसी आएगी और फिर हम जाके फॉर्म भरेंगे। वो खुद अपने घर में, उनके घर में आप चले जाओ, लोकल गांव में भी आप विजिट करो, लोकल विलेज में आप देखोगे छोटी छोटी स्मॉल फैक्ट्रियां हैं, कुछ तो अगरबत्ती बना रही है। सोचो वो, जबकि वो पूजा नहीं करते, वो सारी की सारी अगरबत्ती घुमा फिरा के आपके इंडिया में आके कंज्यूम होती है, वहां से आती हैं, और भाई लोअर प्राइस होती है। और हमारे यहाँ तो वैसे भी लोग
बड़े लालची टाइप के हैं, चाहे कितना भी पैसा कमा लें फिर भी लालची टाइप के हैं, सारे 10 रुपए की अगरबत्ती के लिए भागेंगे। तो वो चीज होती है। तो अगरबत्तियां भी वहां बनती हैं, अगरबत्तियां आती हैं। दीपावली है कि शादी जो सारी जो लाइटें हैं, लाइटिंग सिस्टम जितना भी था वो चाइना से ही आता है, और सारे लोग उसी पे उछल उछल के करते हैं। सारे मोबाइल देख लो, मोबाइल के जो कवर हैं, आउटर केसिंग है, वो छोटे छोटे गांवों में वहां पे छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। सोचो हर घर में एक छोटी फैक्ट्री लगी हुई है। वो लोग मोबाइल की केसिंग बना रहे हैं, जो आउटर कवर है। लैपटॉप की केसिंग है, ये भी बनाते हैं। इंडिया में इसकी बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में तो लोग सोचते नहीं है कि मतलब दिमाग ही नहीं लगाते कि ये भी काम हो सकता है। हालांकि जब मोदी गवर्नमेंट के आने के बावजूद आने के बाद बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट हुए। एमएसएमई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देना स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने। कई सारे लोन निकाल दिए हैं, मुद्रा योजना का यूज करके लोग अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेशली टॉयज के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल अटेंशन लिया, और देखो टॉयज इंडस्ट्री भी डेवलप हो गई। अब आप मार्केट में देखते होंगे मेड इन इंडिया टॉयज भी आ रहे हैं। हालांकि यहाँ के जो टॉयज हैं उनकी कॉस्ट कुछ ज़्यादा है चाइना से, बिकॉज रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। वहीं चाइना के प्रोडक्ट लो प्राइस हैं कंपेयर टू दिस, बट ओके, बट चाइना से आप अभी compete नहीं कर सकते। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 10 years when you will have a sufficient infrastructure to support all these production of toys or side base like ये अगरबत्ती एंड ऑल। अगरबत्ती ज़्यादातर जो गुजरात के एरिया में बनाते हैं लोग, गुजरात से चलती है तो गुजरात से बन के आती है, थोड़ी सी कॉस्टली होती है, तो चाइना उससे लो कॉस्ट में दे रहा है और वो अफोर्ड कर सकता है। वो चाइना का मेन जो पूरे कंट्रियों में था, तो कंट्रियों के बिजनेस को क्यों खा गया कि वो लो प्राइस चीजें दे दे के सामने वाली जो जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रही थी कंपनियां, उनके प्रॉफिट को खा गया। जिसकी वजह से वो कंपनियां ठप पड़ गई, क्योंकि वो अपनी प्राइस को घटा नहीं सकती थी कि उनको क्वालिटी मेंटेन करना था। और क्वालिटी मेंटेन के चक्कर में कंपनियां को दिवालिया निकल गया, और कई सारी कंपनियां उसने वर्ल्ड वाइड बंद करवा दी। और उसका क्या बिगड़ रहा है, शुरू शुरू में वो थोड़ा सा लॉस झेल जाएगा, उसके बाद जब उसकी मार्केट सेटअप हो जाती है तो उसके बाद में लोग फिर हैबिचुअल हो जाते हैं चाइनीज प्रोडक्ट के। आप देखते होंगे, आप खुद ही देखते होंगे आपके घर में कितने सारे चाइनीज प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो। कहने को आप बोल सकते हो कि वी आर नॉट यूजिंग चाइनीज प्रोडक्ट, बट हर एक किसी न किसी चीज में आप चाइना के प्रोडक्ट को एक्चुअली यूज कर रहे हो, उसे सपोर्ट कर रहे हो, और उसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा हूँ 100% वी कैन डिनाई द चाइनीज प्रोडक्ट, बट वी कैन लिमिट अप टू सर्टेन एक्सटेंट। जहाँ सारी चीजें चाइनीज प्रोडक्ट यूज ना करके कोई स्मॉल चीज जैसे मोबाइल को अवॉइड नहीं कर सकते। तो मोबाइल में कोई भी वेरिएंट आप लोगे तो अगर रिपेयर कराओगे तो चाइनीज आइटम उसमें पड़ेगा ही पड़ेगा। लैपटॉप में भी ज़्यादातर चाइनीज कुछ आइटम्स आ ही जाते हैं, तो उनको अवॉइड नहीं कर सकते। बट बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दीपावली पे हम जो लाइटिंग लाते हैं वो चाइनीज ना लेके इंडियन लगाओ, क्या जरूरत है। और लाइटिंग की क्या जरूरत है, दिए जला सकते हो आप। और भी कई सारे टॉयज हैं, टॉयज में तो अब इंडियन कंपनियां भी आ गई हैं, तो इंडियन टॉयज खरीदिए, उससे आप इजिली थोड़ी चीजें अवॉइड कर सकते हो। और जितना भी ये इकोनॉमी है, जो मनी आप स्पेंड कर रहे हो, अपनी इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगी। ओवरऑल मैं इस पे कोई उपदेश नहीं देना चाहूंगा, वरना मेरे ऑडियंस आप ही कहोगे कि मेरे को उपदेश देने लगा। हमारी मर्जी, हम क्या करें भाई, हम क्या करें और क्या नहीं करें। सब अपने आप में होशियार हैं, आपके पास माइंड है। अगर माइंड यूज कीजिए और सोचिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि क्या वजह है जिसकी वजह से दूसरी कंट्रियां डेवलप कर रही हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। उसकी प्रॉब्लम जो है वो आपके अंदर है, आप खुद अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। फ्री चीजें चाहिए आपको, फ्रीबी के चक्कर में घूमते हो, उसके चक्कर में बेफालतू के लीडर्स को सिलेक्ट कर लेते हो। बेफालतू के लीडर्स जब आपकी रिप्रेजेंटेटिव बन के वहां जाएंगे तो आपकी परेशानियां तो जानते ही नहीं है, वो तो अपनी जेब भरेंगे। और वही होता हुआ आ रहा है इंडिया में, और वही सबसे बड़ी भेलचाल है। इस सिस्टम को चेंज करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। उसी चीज को आप देख लो चाइना में, तो चाइना में वो चीज़ है ही नहीं, तो इसीलिए वो डेवलप कर रहे हैं। तो ओवरऑल दोस्तों आपको समझ में आया होगा, चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी अभी कभी की नहीं है, बहुत पुरानी है, और वो चोरी छुपे धीरे धीरे अपनी पॉलिसी को बढ़ा रहा है। अभी चाइना ने एक नया लैंड बॉर्डर लॉ भी ला दिया है, जिसके अकॉर्डिंग जितना भी विवादित जगह है, जैसे इंडिया के साथ में डोकलाम, फिंगर 8, फिंगर 4, जो भी लद्दाख का एरिया है, जितनी विवादित जगह है, तो इस कानून के तहत वो उस विवादित जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा और वहां पे अपने लोगों को बसाएगा। अगर उसने लोगों को वहां बसा दिया तो उससे प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होगी कि वो लोगों की बस्ती के सहारे आपके दूसरी जगहों पर घुसने की कोशिश करेगा, लोगों को भेजेगा।
और आप लोगों पे गोलियां नहीं चला सकते, क्योंकि वो रूल है, आप सिविलियन पे अटैक नहीं कर सकते। और जब आप सर्च ऑपरेशन करोगे तो वहाँ पे बस्तियां हैं, और बस्तियों में आप सर्च ऑपरेशन कर नहीं सकते क्योंकि वो उनके अपने लोग हैं, तो इंटेलिजेंस भी आपकी वीक रहेगी आप जब उसमें ऑपरेशन करने जाओगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम वो क्रिएट करने वाला है आने वाले टाइम में अपने जितने भी पड़ोसी हैं। तो इंडिया का तो टोटल बॉर्डर मोर देन 4000 किलोमीटर का रेंज है जो शेयर करते हैं हम चाइना के साथ में। तो स्पेशली वो लद्दाख को भी क्लेम करता है, सिक्किम को क्लेम करता है, अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है। तो इंडिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इंडिया को तो वार के लिए तैयार हो जाना चाहिए, किसी भी मौके पे कभी भी वार हो सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट को, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसमें ही मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट से कि उनको अब 2 फ्रंट वार के लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश है। जल्दी से जल्दी तैयारी करो, आपके पास बहुत ही शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है, हार्डली 5 साल, 5 साल से भी कम टाइम है जिसमें आपको ये प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन नहीं बचेगा। अब चाइना इस लॉ से ही 2022 से लग रहा है जनवरी से, उसके बाद पूरा अग्रेसिव हो जाएगा, और जितना भी जगह वो दबा लेगा वो उसकी हो जाएगी, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का ये कानून उसको प्रावधान देता है। और जितना भी बॉर्डर इश्यूज हैं उनमें अब सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगी, पीएलए ही बात करेगी, और पीएलए ही रिस्पॉन्सिबल है सारी चीज। अगर वहां पे अतिक्रमण हो रहा है, अगर लड़ाई की नौबत आ जाएगी, तो पीएलए के पास में अपना डिसीजन लेना का पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको पूछने की जरूरत नहीं है। जबकि इंडिया में हमें हर चीज सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव करनी होती है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो कि चाइना ने कितना बड़ा स्टेप ले लिया है। अब इसकी वजह से सारे जो स्मॉलर कंट्रीज हैं लाइक नेपाल, भूटान, इंडिया, श्रीलंका एंड पाकिस्तान, वो किसी की जमीन पे कब्जा कर सकता है और उसको उस पे अपनी पक्की मोहर लगा सकता है, क्योंकि वहाँ अपने लोगों को वहाँ बसा देगा और फिर आपके अगेंस्ट यूज करेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।